वेलकम, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज नेचुरल साइंस यूनिट 4 यानी कि नेचुरल साइंस में इकाई 4 को हम दोहराएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट यानी कि चुंबक के गुणों के बारे में बात की थी, और इलेक्ट्रिसिटी को जो था वो उसको यानी कि विद्युत को हम लोगों ने कवर किया था, तो वो दोनों ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा जिसको हम लोग देखेंगे या जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, शेडो एंड इक्लिप्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, बात करेंगे यहाँ पे अपवर्तन की, परावर्तन की, शैडो यानी कि छाया की बात करेंगे, और यहाँ पे जो ग्रहण होंगे उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो आपको हेडिंग दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चीज़ें दिख रही होंगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, शैडो एंड इक्लिप्स, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, छाया तथा ग्रहण के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग का जो आज का टॉपिक है। सबसे पहली जो हेडिंग हो जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट, या जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में बात करते हैं। क्या किस तरह से प्रकाश क्या होता है, या लाइट को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी चीज़ें कि जब हम बात करते हैं लाइट की, यानी कि जब हम बात करते हैं प्रकाश की, प्रकाश वह ऊर्जा होती है यानी कि फॉर्म ऑफ एक एनर्जी होती है जिसके द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं, या कोई भी चीज़ है उसको हम देख सकते हैं प्रकाश की सहायता से। प्रकाश के द्वारा ही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं प्रकाश को, यानी कि लाइट को। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है आपकी स्रोत, यानी कि जब भी हम बात करते हैं प्रकाश की यानी कि लाइट की, जब हम बात करते हैं तो उसके सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि जब हम बात करेंगे स्रोतों की तो उसके कौन कौन से प्रकार हो जाते हैं उसको देखेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी आपको, यानी कि सोर्सेज ऑफ लाइट की जब हम लोग बात करते हैं तो दो प्रकार के हो जाते हैं। सबसे फर्स्ट हो जाता है आपका कृत्रिम यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा जो हो जाता है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम सोर्स ऑफ लाइट की जब हम लोग बात करते हैं। उन दोनों को ही देखेंगे अलग अलग से, कि विथ एग्जाम्पल चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक स्रोतों की यानी कि नेचुरल सोर्सेज की, जब हम लोग बात करते हैं तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो आ जाते हैं आपके प्राकृतिक स्रोत में यानी कि सोर्सेज में। इसका ये मतलब हो जाता है कि इनकी जो लाइट होती है वो खुद की होती है, कोई एक्सटर्नल या इस तरीके से किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या जाएंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है, सूरज हो गया, जुगनू हो गए। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हो जाती है, इनकी जो लाइट होती है वो इनकी खुद की होती है, स्वयं ये उत्पन्न करते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट जब हम लोग बात करते हैं कृत्रिम स्रोतों की, यानी कि जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेस की, तो उसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं उसको हम लोग देखेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। सॉरी क्लास, नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो क्या हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्सेज की बात कर रहे थे, तो उसके एग्जांपल में सूरज, जुगनू, बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेज की, जब हम लोग बात करते हैं तो उनमें भी लाइट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है वो उनका लाइट नहीं होता है, यानी कि उनका उसके लिए क्या होता है कि वो एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है उनको, या कह सकते हैं कि ये वे प्रकाश मतलब कह सकते हैं कि ये भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, पर ये क्या होते हैं आर्टिफिशियल हैं, यानी कि निर्मित है किसी के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। दुनिया भर की चीज़ें हम लोग जो खुद भी यूज़ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, जितनी भी लाइट वाली चीज़ें हो जाती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो वो सारे इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं। लाइट तो ये भी देते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, यानी कि मान लीजिए कोई टॉर्च है या बैटरी से कोई लाइट जल रही है, तो उन सारी चीज़ों के पीछे क्या उनको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी जा रही है, या उनका खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो इस तरीके से जब हम लोग बात करते हैं सोर्सेज की, तो जब हम कोई प्रकारों की बात करते हैं तो दो प्रकार के, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिया किस तरह से क्या चीज़ें हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ें आती हैं। ओके अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रकाश का फैलाव या संचरण किस तरीके से होता है, यानी कि प्रकाश जो होता है वो किस तरीके से सभी दिशाओं में, जिस भी तरीके से उसका संचरण कह सकते हैं, इस तरीके से सभी प्रकाश के स्रोतों से प्रकाश का संचरण चारों सभी दिशाओं में होता है। जितने भी सोर्सेज होते हैं उन सारी ही चीज़ों से प्रकाश का जो संचरण होता है वो सभी दिशाओं में होता है। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नीचे हेडिंग आपको दिख रही होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी वैक्यूम में
जो स्पीड होगी लाइट की वो किस तरीके से होती है उसको हम लोग देखेंगे। सूर्य प्रकाश का सबसे चमकीला बड़ा वो मुख्य स्रोत होता है, ये सभी को आपको पता ही है। वायुमंडल पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक ही है, इसके बाद सूर्य के पास तक कोई वायुमंडल नहीं है। ऐसा स्थान जहां वायु नहीं होती है निर्वात कहलाता है। ये भी आपको पता होगा, पहले भी चीजें पढ़ी होंगी। यानी कि निर्वात की सिचुएशन क्या होती है या निर्वात की स्थिति वैक्यूम क्या होती है, जहां वायु उपस्थित नहीं होती है, या इस तरीके से कह सकते हैं ऐसा स्थान जहां वायु नहीं होती है तो निर्वात कहलाता है। तो ये एक चीज हो जाती है। सूर्य से प्रकाश की किरणें निर्वात में होते हुए 500 सेकेंड में सूर्य तक, मतलब सूर्य से जो लाइट हो जाता है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। अतः प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है निर्वात में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे क्या चीज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है, हेडिंग दिख रहा होगा आपको, प्रकाश किरणों की बात करेंगे, यानी कि लाइट रेस की यहाँ पे बात करेंगे। प्रकाश जिस मार्ग से आता है यह चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है, प्रकाश किरण पुंज, इसको क्या कहते हैं या ये क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ जो कह सकते हैं रे जो हो जाता है वो आपका क्या कहलाता है, किरण, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। नेक्स्ट इसमें हमारा हेडिंग आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिसारी किरण पुंज, ये क्या होता है, और अपसारी किरण पुंज, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं किस तरह से क्या चीजें हैं। जब किसी प्रकाश के पुंज से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हुई लगती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभी डायग्राम के थ्रू भी हम चीजों को समझेंगे किस तरह से क्या चीजें होती हैं। और उसी के जब नीचे आपको दिख रहा होगा सारी किरण पुंज की जब हम लोग बात करते हैं तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। पुंज यहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ जो भी रेज हो जाती हैं तो वो चीज हो जाती है। फिर यहाँ पे दिया हुआ समांतर किरण पुंज क्या होती है, बहुत दूर से आती हुई किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इस तरह के किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। पैरेलल इस तरीके से चीजें आ रही होती हैं तो वो वहां पे हो जाता है पैरेलल किरण पुंज जिसको कहा जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीजों के बारे में दिया। प्रकाश का किरण एक रेस की फॉर्म में दिख रही होगी आपको, सीधे जा रही है एरो के फॉर्म में। ऊपर दिख रहा होगा समानांतर किरण पुंज एक समान जा रही हैं, यानी कि पैरेलल एक दूसरे से जा रही हैं, तो वो आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। वहां पे क्या हो रहा है कि लाइट की जितनी भी लाइट का हम देख सकते हैं डायरेक्शन, वो क्या है, एक बिंदु पा के जाके मिल रहा है। और दूसरे वाले में हम देख सकते हैं क्या दिया है, अपसारी वाले किरण पुंज में वहां पे क्या है, एक बिंदु से पॉइंट से जो लाइट है वो फैलती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू सारी ही चीजों को। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम। नेक्स्ट इसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उसको हम लोग देखेंगे, वो क्या है। फर्स्ट इसमें आता है प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं लाइट की तो दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला आता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। यानी कि स्पेलिंग में अगर हम लोग बात करें REFLE और दूसरे में R आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। हिंदी में अगर हम इसको कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। उसके बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीजें होती हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, किस तरीके से क्या दिशा होती है या किस तरीके से लाइट का मूवमेंट होता है। प्रकाश की किरणों का किसी भी चमकदार सतह पर पड़ने पर सतह द्वारा उन्हें वापस उसी माध्यम में वापस भेजने की क्रिया जो होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी डायग्राम के थ्रू भी चीजों को हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब कि अगर लाइट किसी उस पर पड़ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से लाइट पड़ेगी तो वापस फिर उसी माध्यम में चली जाती है। तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। यानी कि फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, प्रकाश की किरणों का किसी भी चमकदार सतह पर पड़ने पर सतह द्वारा उन्हें वापस उसी माध्यम में वापस भेजने की जो क्रिया होती है वो प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यानी कि लाइट आ रही है और फिर वापस चली जा रही है, तो ये एक चीज हो जाती है। इसके भी कुछ नियम हो जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि नियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे पहला आपको हेडिंग दिख रहा होगा, आप मतलब फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे किस तरह से क्या चीज है। यानी कहने का मतलब आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि जिस तरह से लाइट आती है और चली जाती है तो कुछ एंगल फॉर्मेशन होता है। अभी हम डायग्राम के थ्रू चीजों को हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे। दूसरा इसमें आता है आपका दिया हुआ है
किरण जो होता है वो परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अभिलंब का क्या मतलब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर सिचुएशन हो जाती है, इस तरीके से बिल्कुल एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं इस तरीके से, आप देखिए यहाँ पे चीजें दी गई हैं, एक सतह दिया हुआ है बिल्कुल से, आपतित किरणें पड़ रही हैं, फिर वो वापस क्या हो रही है, परावर्तित हो रही हैं, आपतन कोण बन रहा है, परावर्तन कोण है। तो इस तरीके से चीजें दी गई हैं, डायग्राम के फॉर्म में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है यहाँ पे, जो नेक्स्ट हेडिंग आती है इमेज की, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब की, किस तरह से क्या चीजें होती हैं। हम प्रतिदिन समतल दर्पण द्वारा प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके से हम दर्पण यानी कि मिरर का यूज करते हैं। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारा चित्र दिखाई देता है, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये एक चीज हो जाती है कि इमेज क्या होती है या किस तरह से चीजों को हम देखते हैं, तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम, बात होती है यहाँ पे परावर्तन के प्रकारों की, यानी कि जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस की, तो ये दो तरीके से हो जाते हैं। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन, ठीक है, यानी कि रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम चीजों को देख सकते हैं किस तरीके से। फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे होंगे, लाइट आ रही है और जा रही है, लाइट आ रही है, एक यूनिफॉर्म तरीके से नियमित तौर पर लाइट आ रही है और जा रही है, इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं जो डायग्राम है उसमें क्या है, इरेगुलर मैनर में लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, इस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो ये हो जाता है आपका प्रकारों की, जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि परावर्तन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, तो नियमित तथा अनियमित परावर्तन दो प्रकार के हो जाते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इसके पहले हम लोग ने बात की अभी रिफ्लेक्शन की, यानी कि परावर्तन की, उसी से इंपॉर्टेंट अब दूसरा जो हमारा टर्म आता है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, किस तरह से क्या चीजें हो जाती हैं। फर्स्ट वाले में ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने क्या बात की थी कि उसमें किसी भी सतह पर जब लाइट आ रही है फिर वापस उसी माध्यम में वापस टर्न हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है, तो वो चीज़ हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें चेंजेस होते हैं, या इसमें क्या होता है जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, यानी कि REFRACTION स्पेलिंग इसकी हो जाती है, यानी कि वहाँ पे क्या था रिफ्लेक्शन, यहाँ पे है रिफ्रैक्शन, यानी कि परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपवर्तन की, देखते हैं किस तरह से क्या चीजें होती हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का क्या मतलब, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे लाइट आ रहा है एक माध्यम से, कोई माध्यम है, फिर उससे दूसरे में क्या होता है, यहाँ पे जाने पर क्या होता है, अपने मार्ग से क्या होता है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है जो लाइट होती है, तो उसी को क्या कहलाता है, वही चीज आपका क्या अलग कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन जिसको कहा जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट के थ्रू चीजों को हम समझ सकते हैं। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज हो जाती है। यहीं पे दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ कि यदि आपतित किरण मतलब दूसरा वाला जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ कि यदि आपतित किरण जो है वो सॉरी क्लास, जो सेकंड पॉइंट हमारा दिया हुआ है, यदि अपवर्तित किरण जो है वो आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो उसे कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सघन और विरल दोनों माध्यम क्या होते हैं। तो ये चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट जो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके पहले अभी हम लोगों ने बात की थी परावर्तन की, यानी कि रिफ्लेक्शन की बात की थी। अब यहाँ पे बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन की, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या नियम होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पॉइंट के फॉर्म में। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपतित किरण जो होंगी, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि तीनों ही एक ही तल पे होंगे। फिर दूसरा जो हो जाता है आपका किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जो ज्या होगी यानी कि साइन जिसको हम कहते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन का अनुपात जो है, अनुपात यानी कि जो रेशियो होगा वह एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण मान लीजिए हम उसको I मानते हैं और दूसरा जो हो जाता है अपवर्तन कोण जो है वो R हो जाता है, यानी कि दूसरा हाफ जो हो जाता है। तो किस तरीके से आप फॉर्मूले के फॉर्म में देख रहे होंगे, साइन यानी कि ज्या I नीचे दिया हुआ ज्या R इज इक्वल्स टू
नियतांक दिया है यानी कि कांस्टेंट होता है। तो ये एक बात हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट जब हम लोग बात करते हैं अपवर्तन की, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का ये नियम हो जाता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्शन इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं, तथा इसको क्या करते हैं, इस तरीके से आपको दिया हुआ है एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आपको साइन के फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो इस तरीके से ये डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल, किस तरह से चीजें होंगी उसको हम लोग देखेंगे। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों यानी कि जो भी मीडियम्स होंगे उनमें प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे चीजें किस तरीके से दी हुई कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, नीचे हम देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा किस तरीके से क्या चीजें दी गई हैं। एन वाई यहाँ पे जी दिया हुआ है कि वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तो इस तरीके से अपॉन दिया हुआ है। अब जो हमारे इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है आपका गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर की हम लोग बात करेंगे। ये क्या होता है उसको देखेंगे, यानी कि किस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं या किसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर कांच के खोखले गोले का मतलब कह सकते हैं काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कह सकते हैं कि इस तरीके से पारे की कलाई तथा दूसरे तल परावर्तन होता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। अब यहाँ पे बात करेंगे दर्पण यानी कि मिरर की। जब हम लोग बात करते हैं तो उसके प्रकारों के बारे में देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें आता है वो हो जाता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यानी कि जब हम बात करते हैं मिरर की तो ये हो जाते हैं दोनों दर्पणों के प्रकार। और यानी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मिरर्स की, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं मिरर्स की तो इसके दो टाइप्स हो जाते हैं। पहला हो गया अवतल यानी कि कॉनकेव जिसको कहा जाता है, और दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। अब उसमें देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। जब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की यानी कि अवतल दर्पण की, जब हम लोग बात करते हैं तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है अपवर्तन दर्पण कहलाता है, यानी कि जो दबा हुआ तल होगा उससे होगा। दूसरे जब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की जब हम लोग बात करते हैं तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन मतलब इसमें क्या है कि दबे हुए तल में होगा, यहाँ पे क्या है जो उभरा हुआ तल होगा वहां से परावर्तन होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है उत्तल यानी कि कॉनकेव जो हो जाता है मिरर वो कहलाता है। अब जब हम लोग बात करते हैं मिरर्स की तो उसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स हो जाते हैं उनको पॉइंट्स में देखेंगे। सबसे फर्स्ट आता है आपका ध्रुव यानी कि पोल्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव यानी कि पोल्स कहते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस जिसको यानी कि मुख्य अक्ष कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा हो जाती है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहलाती है। दूसरा हो जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र किसको कहा जाता है। गोलीय दर्पण की जब हम लोग बात करते हैं तो जिस गोले का एक भाग है उस गोले की त्रिज्या यानी कि रेडिया जिसको कहा जाता है को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। चौथा इसमें आता है कि वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उस गोले की त्रिज्या को यानी कि उसकी रेडियस जो होगी उसको गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका दर्पण का द्वारक यानी कि दर्पण का द्वारक जिसको क्या कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण के परावर्तन तल के व्यास को यानी कि व्यास यानी क्या हो जाता है आपका डायमीटर जो होता है वो व्यास हो जाता है किसी भी गोले का, और उसका जो हाफ हो जाता है त्रिज्या यानी कि जो रेडियस हो जाती है, तो व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। दूसरा होता है आपका फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी क्या होती है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में आता है हमारा फोकस तल यानी कि फोकल प्लेन किसको कहा जाता है। वह तल है जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, यानी कि वो परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से। तो ये एक चीज हो जाती है यहाँ पे।
उसके बाद जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है छाया तथा ग्रहण, यानी कि शेडो एंड इक्लिप्स की बात करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो हमारा आता है छाया की बात करेंगे, यानी कि शेडो को डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। छाया एक प्रकाशहीन क्षेत्र होता है, यानी कि एक ऐसा एरिया होता है लाइटलेस, जहाँ किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोके जाने के कारण नहीं पहुंचती हैं वस्तु के जिस ओर। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे, जब हम लोग बात करते हैं, कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे छाया यानी कि शेडो की, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश जा रहा है और यहाँ पे कोई ऐसा सब्सटेंस आ जाए जो कि अपारदर्शी हो, यानी कि यहाँ से लाइट आर पार नहीं होगी, तो क्या होगा, लाइट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे बीच में क्या होगा, एक माध्यम रोक दिया गया, अपारदर्शी चीज़ हो गई, जिससे कि क्या हो, लाइट जा तो रहा है लेकिन इतने एरिया में लाइट पास आउट नहीं होगा, लाइट इधर उधर से होगा, लेकिन इसकी क्या होगी, इस तरफ जो होगी वो छाया दिखाई देगी, यानी कि लाइट जो है वो इधर से परावर्तित नहीं होगा या परावर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा मीडियम हो जाता है जिससे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो इस स्थिति में क्या होगी कि छाया बनती है। तो इस तरीके से यही चीज़ यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, छाया एक प्रकाशहीन क्षेत्र होता है जहाँ किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी, यानी कि जिस अपारदर्शी वो चीज़ हो जाती है जहाँ से लाइट जो होगी वो एक माध्यम से दूसरे तरफ नहीं जा पाती है, द्वारा यहाँ पे क्या चीज़ हो जाती है कि वस्तु द्वारा रोके जाने के कारण नहीं पहुँचती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तभी छाया बनती है, यानी कि शेडो फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा आता है ग्रहण की बात करेंगे, इक्लिप्स की बात करेंगे, क्या चीज़ें हो जाती हैं। पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है, यानी कि एक प्लैनेट है जो कि सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि रिवॉल्वेशन जिसको कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, यानी कहने का क्या मतलब, जो सन है उसके सारे किनारे किनारे क्या होते हैं, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब उन प्लैनेट्स में जो अर्थ है हमारा, जिसपे हम रहते हैं, अर्थ भी एक क्या है, आपका प्लैनेट है, और अर्थ के अराउंड क्या होता है, एक सैटेलाइट है जो कि चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह है, वो भी रिवॉल्व करता है अर्थ के। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि इसकी परिक्रमाओं के दौरान पृथ्वी, अब ये पूरी प्रोसेस हो रही है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट हैं, सारे प्लैनेट में जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड कौन जो है, वो मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, परिक्रमाएं हो रही हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि परिक्रमाओं के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, यानी कह रहे हैं कि मतलब कि ये रिवॉल्वेशन चल रही है और ये सारी परिक्रमाएं हो रही हैं, एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, इस बीच आ जाते हैं। तो बीच में रहने वाला जो ग्रह होगा या उपग्रह होगा उसकी छाया दूसरे ग्रह या उपग्रह पर पड़ती है, यही क्या कहलाता है, आपका ग्रहण होना इसको कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, तो उसी चीज़ को समझाया जा रहा है आपको दोबारा से। यानी कि रिवॉल्यूशन के दौरान क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों ही चीज़ें एक सीधी रेखा में आ जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बीच में रहने वाला ग्रह है या उपग्रह बीच में जो होगा उसकी जो होगा छाया दूसरे ग्रह या उपग्रह पर पड़ते हैं, तो वही चीज़ क्या हो जाता है, ग्रहण होना इसको कहा जाता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। अब ग्रहण में भी क्या हो जाता है, दो तरीके के यहाँ पे हो जाते हैं। पहला आ जाता है आपका सूर्य ग्रहण, दूसरा हो जाता है आपका चंद्र ग्रहण। अब दोनों ही सिचुएशन में देखेंगे कि किस तरह से क्या स्थिति होती है ग्रहों की या सैटेलाइट की। पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। पृथ्वी और चंद्रमा की अपनी कक्षाओं की परिक्रमा के दौरान ऐसी स्थिति आ जाती है जब क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। यानी कि जब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की, ठीक है, तो उसमें क्या चीजें आ जाती है, चंद्रमा जो होता है वो क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, और चंद्रमा की जो छाया है पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तब सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये एक सिचुएशन हो जाती है। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चंद्र ग्रहण की, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी एवं चंद्रमा की परिक्रमाओं के दौरान ऐसी स्थिति आ जाती है कि मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जबकि चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। पहले सिचुएशन में क्या था, चंद्रमा बीच में आ जाता है। इस वाले सिचुएशन में क्या हो जाता है कि सूर्य के बीच पृथ्वी मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो है वो अर्थ आ जाती है, यानी पृथ्वी आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। मतलब इस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आ जाती है और इसी चीज को क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसा सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अभी ये इन दोनों ही चीजों को हम लोगों ने ग्रहण को डिस्कस किया, उसको भी डायग्राम देखेंगे किस तरह से क्या चीजें हैं। पहले सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
डायग्राम के फॉर्म में दोनों ही सिचुएशन में चीज़ें दी गई हैं कि सूर्य है और पृथ्वी के बीच में आप देख सकते हैं चंद्रमा है, और इसी तरीके से नीचे वाले में हम देख सकते हैं किस तरीके से सूर्य है, पृथ्वी की क्या पोजीशन है या चंद्रमा की क्या पोजीशन है उस तरीके से। तो इस तरीके से दोनों ही डायग्राम में क्लियरली आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि सूर्य ग्रहण की सिचुएशन में क्या होता है या चंद्र ग्रहण की सिचुएशन में क्या किस तरीके से उनकी सिचुएशन होती है, यानी कि स्थितियाँ तीनों ही चीज़ों की, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की कैसे सिचुएशन होती है। तो ये एक बात हो जाती है। तो ये हो जाता है आपको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं आप। पहला डायग्राम में चंद्रमा बीच में है, दूसरे में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो भी सिचुएशन होती है उस तरीके से। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बात की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, शैडो एंड इक्लिप्स की। तो बाकी का हम लोग आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।